गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 फेज प्रेरण मोटर चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपके UPPCL TG2 एग्ज़ाम साथ ही साथ सेमेस्टर या एनुअल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव लिया गया है ये आपके अरिहंत बुक से लिया गया है और मेरा हर संभव प्रयास रहेगा अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूँ। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 15 तक करा चुके हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 16 से करा रहा हूँ। तो देखिए कह रहा है आपको एक 3 फेज मोटर की दक्षता निश्चित करनी है, यानी आपको 3 फेज मोटर की इफ़िशियंसी निकालनी है, यानी दक्षता निकालना है। आप 6 किलोवाट की विद्युत निवेश शक्ति 4.8 किलोवाट की यांत्रिक शक्ति का मापन कर रहे हैं। देखिए इसमें देखिए आप 6 किलोवाट की विद्युत निवेश शक्ति 4.8 किलोवाट की यांत्रिक शक्ति का मापन कर रहे हैं, यानी जो 6 किलोवाट जो आपको दिया हुआ है वो आपको इनपुट दिया हुआ है, इनपुट पावर, और ये 4.8 किलोवाट जो है ये यांत्रिक शक्ति का मापन हो रहा है, यानी ये आपको मिल रहा है क्या, आउटपुट पावर। यानी ये इनपुट दिया हुआ है, इनपुट आपको क्या है, पी इन दिया हुआ है, पावर इनपुट दिया हुआ आपको 6 किलोवाट, और पावर आउटपुट जो है पी आउटपुट आपको मिल रहा है इससे 4.8 किलोवाट मिल रहा है। ठीक है, किलोवाट आपको मिल रहा है। तो इससे इफ़िशियंसी निकालना है, उसका दक्षता निकालना 3 फेज मोटर की। तो दक्षता बराबर होता है आउटपुट, पावर आउटपुट बटे पावर इनपुट। तो उस पर रखिए आप दक्षता यानी इफ़िशियंसी को। पावर आउटपुट, आउटपुट कितना है 4.8 किलोवाट है, और इनपुट भी देखिए 6 किलोवाट है। जब आप इसको भाग देंगे तो ये को कट करके कितना होगा 0.8, यानी 0.8। तो ये देखिए 0.8 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी देख रहे हैं वो सही हो जाएगा, ये बी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है कि किसी प्रेरण मोटर की समकालिक चाल, किसी प्रेरण मोटर की समकालिक चाल डैश की चाल को इंगित करता है। देखिए प्रेरण मोटर में एक होता है रोटर और स्टेटर। स्टेटर को जो है ना, स्टेटर पे हम लोग क्या करते हैं 3 फेज सप्लाई देते हैं, और उसी को हम क्या करते हैं NS से सिंक्रोनस स्पीड से घुमाते हैं। तो किसी प्रेरण मोटर की समकालिक चाल जो है घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र की चाल को इंगित करेगा वो। ठीक है, समकालिक चाल घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र की चाल को इंगित करता है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। उसके बाद चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि किसी प्रेरण मोटर की स्लिप को परिकलित करें, यानी स्लिप को निकालना है। कोई भी इंडक्शन मोटर है उसका स्लिप निकालना है। यदि उसमें 4 ध्रुव 50 हर्ट्ज और 400 चक्कर प्रति मिनट रोटर की चाल दिया हुआ है, इतना चीज़ आपको दिया हुआ है और स्लिप निकालना है। तो स्लिप निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, मेरे पास तो
यहाँ पे दिया है प्रति चक्कर रोटर का चाल दिया है, यानी रोटर का तो स्पीड है, बट हमको सिंक्रोनस स्पीड तो नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम उसका स्टेटर का हम लोग पहले निकाल देते हैं स्पीड। ठीक है, तो अब स्टेटर का स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन एस इज इक्वल टू, जो फार्मूला जानते हैं, 120 F/P। इस पे रखिए 120 F का मान, 120 F का मान देखिए यहाँ 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। P जो है 4 है, तो ये 4 तिया 12 30, यानी आपको कितना हो जाएगा 1500, ये RPM निकल जाएगा, 1500 RPM निकल गया। और NR यहाँ से दिया हुआ ही है 400। अब निकाल दीजिए स्लिप। देखिए अब स्लिप इज इक्वल टू होता है NS माइनस NR बटे NS। इस पे रख दीजिए 1500 माइनस 400 बटे 1500, तो 1500 में 400 घट जाएगा, आपका कितना बचेगा 1100 बटे 1500। जब भी स्लिप निकलता है तो परसेंटेज में निकलता है। ये 2 0 कट गया। जब आप इसको भाग देंगे तो आपका निकलेगा 73.34। अब देखिए 73.34 कहाँ है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए। सही है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को समझिए। किसी एकल फेज मोटर में घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र डैश के कोण पर प्रतिस्थापित किया था। एकल फेज का बात कर रहे हैं, तो एकल फेज में हम लोग करते हैं, एकल फेज में जो किया जाता है, किसी एकल फेज मोटर में घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र, तो एकल फेज में आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वही 3 फेज अगर यहाँ रहता, अगर इसके जगह पे 3 फेज रहता, एकल फेज के जगह पे 3 फेज, तब आपका हो जाता डी। यानी तीनों फेज को हम इस तरह देखिए, इस तरह हम लोग क्या करते हैं, सभी को 120 डिग्री पे रखते हैं, जो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 20 नंबर, लोड के लिए उपयुक्त मोटर जहां अचर चाल की जरूरत होती है, वह डैश है। लोड के लिए उपयुक्त मोटर जहां अचर चाल की जरूरत होती है, तो उसके लिए हम प्रेरण मोटर का ही उपयोग करते हैं। अचर चाल, चार क्या हो, अचर हो, मतलब कांस्टेंट हो, तो प्रेरण मोटर का ही हम लोग उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर देखिए 21 नंबर में कह रहा है यदि ध्रुवों की संख्या P तथा आवृत्ति F हो तो सिंक्रोनस चाल डैश द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो सिंक्रोनस चाल इज इक्वल टू होता है NS इज इक्वल टू होता है 120 गुना F बटे P, जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है किसी 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश पर गति करती है। 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टेटर में, देखिए स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र,
डैश पे गति करती है, तो किस पे वो गति है? ये हमेशा करेगा सिंक्रोनस चाल पे, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए उसके बाद चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कहता है 3 फेज प्रेरण मोटर द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण का परिमाण क्या होगा? परिमाण को पूछ रहा है कि 3 फेज प्रेरण मोटर द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण का परिणाम क्या होता है। तो उसके लिए देखिए, ये परिमाण जो होता है, तो परिमाण आपका होगा ये टी जो है, टी बल आघूर्ण को सूचित किया जाता है। टी इज इक्वल टू फाइस मतलब फ्लक्स जो होगा सिंक्रोनस का, और आई आर मतलब रोटर करंट, और कोस फाई ये होता है। ये याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 HP से अधिक क्षमता वाले प्रेरण मोटर को सीधे लाइन से चलाने की सलाह नहीं दी जाती, क्यों नहीं दी जाती? ये 3 HP से अधिक क्षमता वाले प्रेरण मोटर को सीधे लाइन से चलाने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि क्या रीज़न है कि हम उसको सीधे जो है ना, सीधे लाइन से चलाने की सलाह नहीं दी जाती? इसका रीज़न ये है कि मोटर अपने फुल लोड धारा के 5 से 7 गुना अधिक लेती है। मोटर जो है फुल लोड धारा से 5 से 7 गुना अधिक करंट लेती है। तो इसीलिए जो है ना, हमको कह रहा है कि 3 HP से अधिक क्षमता वाले प्रेरण मोटर को जो है ना सीधे लाइन से नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। ये 25 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है संलग्न चित्र में एक 3 फेज मोटर का गति टॉर्क वक्र दर्शाया गया। मोटर का प्रारंभिक टॉर्क है। मोटर का प्रारंभिक टॉर्क कौन इंगित करता है इसमें? तो देखिए, ये मोटर का जो प्रारंभिक टॉर्क, देखिए ये एक ही नंबर इंगित करेगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग में तो शुरू में 0 ही रहता है, तो वो हो गया आपका, ये इंगित करेगा। उसके बाद चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कॉन्टैक्टर डैश द्वारा प्रचालित होती है। कॉन्टैक्टर किसके द्वारा प्रचालित होती है? तो कॉन्टैक्टर जो है एक प्रकार का आपका चुंबकीय कुंडली है। तो ये चुंबकीय कुंडली के द्वारा प्रचालित होगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। 27 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है स्टार्टर का स्विच ऑन करते ही वह तीव्र गति से कंपन करने लगता है। इसका संभावित कारण क्या है? स्टार्टर का स्विच जैसे ऑन किए वह तीव्र गति से कंपन करने लगेगा, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो देखिए, संभावित कारण ये होगा कि आर्मेचर व योक के बीच धूल उपस्थित होना तथा निम्न वोल्टेज। कंपन करने का कारण तो एक तो निम्न वोल्टेज भी आएगा, वोल्टेज उसको नहीं मिल रहा है तो वो कंपन करेगा। साथ ही साथ वो आर्मेचर और योक के बीच में क्या हुआ, धूल कण उपस्थित होने से भी वह कंपन करने लगता है। स्टार्टर का स्विच ऑन करते ही वह तीव्र गति से कंपन करना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 28 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए डैश उपयोग किया जाता है। देखिए, कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए डैश प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग कम क्षमता में DOL स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर अप टू 5 HP तक, 5 हॉर्स पावर, 5 अश्व शक्ति तक का अगर कोई मोटर है, इंडक्शन मोटर, तो हम उसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद चलिए 29 नंबर में कह रहा है कॉन्टैक्टर के
मुख्य संयोजकों की तुलना में सहायक संयोजक वहन करता है। देखिए कॉन्टैक्टर में जो है ना दो प्रकार का संयोजक होता है, एक मुख्य होता है मेन और एक होता है एक्सिलरी कॉन्टैक्ट। तो वही बोल रहा है कॉन्टैक्टर के मुख्य संयोजक की तुलना में सहायक संयोजक डैश वहन करती है। तो वो क्या करती है, निम्न धारा वहन करती है। मुख्य संयोजक की तुलना में जो है सहायक संयोजक जो है निम्न धारा वहन करती है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में ऊष्मीय ओवरलोड रिले, चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में ऊष्मीय ओवरलोड रिले क्या होता है, तो वो देखिए अधिक धीमी होता है। चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में जो है ना ऊष्मीय ओवरलोड रिले अधिक धीमा होता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन समझिए, कह रहा है 3 फेज DOL स्टार्टर में न्यूनतम निम्न संख्या में संयोजक होने चाहिए। 3 फेज DOL स्टार्टर में न्यूनतम निम्न संख्या में संयोजक होने चाहिए। न्यूनतम पूछ रहा है कि न्यूनतम संयोजक कितना होना चाहिए, DOL स्टार्टर की बात की जा रही है। तो उसमें क्या होगा, 2 गो NO और 2 NC, दो NO हम लेंगे, यानी कि 2 नॉर्मल, मतलब NO मतलब नॉर्मल ओपन और NC मतलब नॉर्मल क्लोज, यानी 2 संयोजक, एक नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज, 2 संयोजक लेते हैं 2 न्यूनतम DOL स्टार्टर में, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 3 फेज DOL स्टार्टर में न्यूनतम निम्न संख्या में संयोजक होने चाहिए, यानी 2 गो NO और 2 गो NC। 32 नंबर क्वेश्चन समझिए, करा है DOL स्टार्टर प्रचालित 3 फेज इंडक्शन मोटर की शॉर्ट सर्किट अवस्था के लिए देखिए DOL स्टार्टर प्रचलित 3 फेज इंडक्शन मोटर की शॉर्ट सर्किट अवस्था के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्धचालक उपलब्ध होना चाहिए। जब शॉर्ट सर्किट अवस्था के लिए अर्धचालक उपस्थित होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को DOL स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा होती है। जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को DOL स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा बहुत ज़्यादा होती है। प्रारंभिक धारा जो है ना फुल लोड धारा का 5 से 7 गुना होता है, ये याद रखिएगा। प्रारंभिक धारा उसमें बहुत ज़्यादा, जब 3 फेज इंडक्शन मोटर को DOL स्टार्टर से चालू किया जाता है तो उस समय जो है ना स्टार्टिंग करंट जो होता है वो फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंट्रोल सर्किट में एक रिमोट ऑन तथा ऑफ स्विच प्रयोग किए जाए तो इन्हें देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंट्रोल सर्किट में एक पावर सर्किट होता है, दूसरा कंट्रोल सर्किट होता है। तो एक कंट्रोल सर्किट में एक रिमोट ऑन तथा ऑफ स्विच प्रयोग किए जाएं तो इन्हें क्या होगा, तो इन्हें क्या होता है, तो इन्हें ऑन स्विच को वर्तमान ऑन स्विच के समांतर क्रम में तथा ऑफ स्विच को वर्तमान ऑफ स्विच के श्रेणी क्रम में जोड़ें। जब एक रिमोट कंट्रोल में क्या कर रहे हैं, कंट्रोल सर्किट में एक रिमोट ऑन ऑफ स्विच प्रयोग किया जाता है, तो ऑन ऑफ स्विच एक 2 स्विच प्रयोग करें, एक ऑन तथा ऑफ। तो ऑन स्विच को आपको कैसे कनेक्ट करता है, तो करना है वर्तमान ऑन स्विच के समांतर क्रम में। ये ऑन स्विच जो लिए हैं तो वर्तमान जो ऑन स्विच है उसके समांतर क्रम में लगाइए, और जो ऑफ स्विच जो है
तो ऑफ स्विच जो जो लिया है इसमें कंट्रोल में, कंट्रोल सर्किट में, तो उसको वर्तमान ऑफ स्विच के श्रेणी क्रम में लगाएं। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है हस्तचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप पुश बटन को डैश के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। हस्तचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप पुश बटन को डैश के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो इसको हम लोग करते हैं ये एनवीसी और ओवरलोड रिले संयोजक के श्रेणी क्रम में, एनवीसी और ओवरलोड रिले संयोजक के श्रेणी क्रम में, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।